नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य शास्त्र भाग 4 में काव्य हेतु को अब तक के सबसे आसान ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे, जहां से सभी प्रकार की हिंदी से संबंधित प्रतियोगी परीक्षा में एक आध प्रश्न देखने को मिल जाता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी लाभ पहुँचे तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बूस्ट करें। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, काव्य शास्त्र और काव्य शास्त्र में काव्य हेतु और इन सबको हम लोग ट्रिक की सहायता से याद करें। अब काव्य हेतु की बात करें तो काव्य हेतु में जिस प्रकार से इन दिनों में परीक्षाओं में प्रश्न बन रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को अध्ययन करना है। सबसे पहले तो आपको यह जानना जरूरी है कि आखिर हेतु का अर्थ क्या है, और जब आप हेतु का अर्थ जान लेंगे तो काव्य हेतु का अर्थ और काव्य हेतु की परिभाषा तथा काव्य हेतु के जो भेद हैं, या आप कह सकते हैं किन किन आचार्यों ने किसे काव्य का हेतु माना है, इसे हम लोगों को देखना होगा, क्योंकि परीक्षा में इन्हीं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और मेरा जो प्रयास है इन सबको ट्रिक से आपको याद कराया जाए, यानी कि किताब को हम लोग कैसे पढ़ें या किताब को कैसे पढ़ते हैं, मैं केवल यही आप लोगों को बता रहा हूँ। तो देखिए मित्रों, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं हेतु, और हेतु शब्द का अर्थ सबसे पहले आप जानें तो हेतु शब्द का अर्थ ही होता है कारण, है ना। हेतु का अर्थ होता है कारण। अब यही कारण है, जब आप पूछेंगे काव्य हेतु तो काव्य हेतु का मतलब हो जाएगा कि काव्य के कारण, ठीक है ना। हेतु माने कारण और काव्य हेतु जोड़ देंगे तो काव्य हेतु माने हो जाएगा काव्य के कारण। काव्य के क्या कारण है, ठीक है ना। और काव्य के क्या कारण है, इसी को विद्वानों ने अलग अलग मतों में व्यक्त किया है, ठीक है ना। तो देखिए, अब हेतु शब्द का अर्थ होता है कारण, ठीक है ना। और काव्य हेतु किसे कहेंगे तो काव्य हेतु का अर्थ होता है काव्य के उत्पत्ति के कारण, अर्थात काव्य को करने का जो कारण होगा, काव्य को उत्पत्ति का जो कारण होगा, जिस कारण से काव्य किया जाएगा उसे हम लोग काव्य हेतु कहते हैं, ठीक है ना। देखिए, वही बात बता रहे हैं कि किसी व्यक्ति में काव्य रचना की सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाले कारण ही काव्य हेतु कहलाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, एक बड़ी सुंदर परिभाषा बाबू गुलाब राय जी ने दी है। क्या दी है कि हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं, ठीक है ना। क्या बताया इन्होंने, बताया कि हेतु का अभिप्राय उन साधनों से है जो कवि के काव्य रचना में सहायक होते हैं। कवि के काव्य रचना में सहायक कौन, हेतु का अभिप्राय उन साधन से है। कौन, बोले साधन से है। किन साधनों से है, उन साधनों से है जो क्या करते हैं, कवि की काव्य रचना में सहायक होते हैं। अगर मान लीजिए परिभाषा आपकी परीक्षा में आ जाए तो कैसे जानेंगे कि गुलाब राय जी की ये परिभाषा दी गई है, हेतु की है। तो देखिए मित्रों, जो गुलाब होता है ना, इस समय काव्य का एक हेतु बन गया है, एक कारण बन गया है। देखे होंगे ढेर सारे गुलाब के ऊपर काव्य लिखे गए हैं, तो बस दिमाग में रख लीजिएगा कि गुलाब क्या है, काव्य का एक हेतु है। क्या है, हेतु है, एक साधन है, एक सहायक है। कौन, बोले भैया गुलाब, ठीक है ना। तो यानी कि गुलाब राय की जो परिभाषा है उसमें क्या मिलेगा, हेतु मिलेगा, साधन मिलेगा और सहायक मिलेगा। तो कौन, बोले गुलाब काव्य का हेतु है, काव्य का सहायक है, काव्य का साधन है। बस अगर ये 3 शब्द आपको किसी परिभाषा में मिल जाए तो आंख मूंद करके आप गुलाब राय जी के विकल्प को क्लिक कर दीजिएगा, सही कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलें आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय काव्य शास्त्र में जो काव्य हेतु है उस काव्य हेतु के 3 भेद बताए गए हैं, जिनमें प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। देखिए, काव्य का यही 3 हेतु है जिनको प्राय अधिकतर विद्वानों ने स्वीकार किया है और भारतीय काव्य शास्त्र में इसी को मुख्य माना जाता है, ठीक है ना। लेकिन प्रश्न जो आपसे पूछा जाता है वो पूछ लेता है कि मतलब बामन के अनुसार काव्य हेतु क्या है, ठीक है ना। या आपसे पूछ लिया कि दंडी के अनुसार काव्य हेतु क्या है, आपसे पूछ लिया जयदेव के अनुसार काव्य हेतु क्या है, ठीक है ना। रुद्रट और कुंतक के अनुसार काव्य का हेतु क्या है। तो इस प्रकार से अलग अलग कवियों, आचार्यों का नाम देकर जब प्रश्न पूछ लेता है तो हम लोगों के लिए समस्या खड़ी होने लगती है, ठीक है ना। तो देखिए भाई, भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार 3 भेद हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ठीक है ना। तो भारतीय काव्य क्या कहता है, कैसे दिमाग में रखें, भारतीय काव्य यही कहता है कि प्रतिभा कैसे बनेगी, प्रतिभा की उत्पत्ति अभ्यास से होती है, ठीक है ना। प्रतिभा की उत्पत्ति किससे,
बोले अभ्यास से होती है। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि भारतीय शास्त्र यही कहता है कि क्या कहता है कि प्रतिभा की उत्पत्ति अभ्यास से होती है। प्रतिभा की उत्पत्ति अभ्यास से होती है। कौन कहता है? बोले भारतीय काव्य शास्त्र कहते हैं। ठीक है ना। जब तक आप प्रतिभा नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, जब तक आप क्या करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे तब तक प्रतिभा नहीं उत्पन्न होगी। तो वही प्रतिभा की उत्पत्ति जो होती है अभ्यास से होती है ना। आपके अंदर भले प्रतिभा हो लेकिन अभ्यास नहीं करेंगे तो प्रतिभा आपकी निखर कर सामने नहीं आएगी। बस दिमाग में ही रखिएगा कि भारतीय काव्य शास्त्र के अनुसार क्या होता है कि जो प्रतिभा की व्युत्पत्ति होती है अभ्यास से होती है। ठीक है ना। अगर आप अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो प्रतिभा है वो निखर कर सामने आ जाएगी, उसकी उत्पत्ति हो जाएगी। बस ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से और हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठा रहेगा। ठीक है ना। चलिए अब जिसे बात करते हैं जिनमें प्रतिभा सर्वप्रमुख काव्य हेतु है। इन्हीं काव्य का हेतु सबसे ज़्यादा अगर किसी को माना गया है, प्रमुख माना गया है तो प्रतिभा को। कभी कभी परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रतिभा काव्य का प्रमुख हेतु कौन है, तो काव्य का मुख्य हेतु सर्वप्रमुख हेतु जो है वो प्रतिभा ही है। ठीक है ना। चलिए अब इसी प्रतिभा को क्या कहा गया है कि कवित्व बीज माना गया है। यानी कि कवित्व का बीज, कवि का बीज क्या है? बोले सर वो तो प्रतिभा है। ठीक है ना। तो कवित्व का बीज किसे माना गया है? प्रतिभा को माना गया है। इसको भी दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना। अब आगे देखिए, एक आचार्य आपको दिखाई दे रहे हैं भामा जी, और इनका जो आपने ग्रंथ पढ़ा था काव्यालंकार, और इन्होंने प्रतिभा को ही काव्य सृजन का मूल हेतु मान लिया है। मूल हेतु किसको माना? बोले केवल प्रतिभा ही मूल हेतु है। ठीक है ना। और बात करें हम लोग भामा जी की तो लगे हाथ देख लीजिए, हम लोग पढ़ते थे भामा क्या करते हैं, छः या अच्छे छः क्या करते हैं, काव्य अलंकार करते हैं। इन्हीं की भामा जी का जो जन्म है 6वीं सदी में हुआ है। अच्छे अलंकार से हो जाएगा, काव्य अलंकार इनका ग्रंथ है ना। और इन्होंने काव्य का लक्षण बताया था, क्या बताया था? शब्दार्थों सहितो काव्यम, शब्दार्थों सहित काव्यम बताया। हेतु इन्होंने क्या बताया? तो देखिए हेतु की परिभाषा इन्होंने क्या बताई है। पहले तो बता दिया कि प्रतिभा ही क्या है, काव्य का मूल है। मूल क्या है? प्रतिभा है। किसका? मामा की मूल क्या है? बोले प्रतिभा, है ना। जो आपके मामा हमारे मामा हैं, बस मान लीजिए कि उनका मूल बहुत प्रतिभा, बड़े प्रतिभा वाले हैं। ठीक है ना। और क्या करते हैं? गुरु उपदेशाद द्युत्यते शास्त्रम जड़धियो आप्लयम काव्यम तु जायते जातु कश्चित प्रतिभावतः। अब देखिए क्या होता है, बस इतनी बड़ी जो संस्कृत की परिभाषा है इसे कैसे दिमाग में रखा जाए, बस दिमाग में रख लीजिएगा गुरु उपदेशाद, बस गुरु उपदेशाद। ठीक है ना। कौन? भामा। अब भामा किस हेतु जाते हैं? बोले भामा तो गुरु का उपदेश सुनने जाते हैं, गुरु के उपदेश सुनने के हेतु जाते हैं। कहीं जा रहे हैं, है ना, मान लो काव्य अलंकार सुनने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। कौन? तो मामा क्यों जाएंगे? मामा का हेतु है गुरु उपदेशात, गुरु उपदेशात, बस गुरु के उपसाद के लिए जाते हैं, है ना, गुरु के पास जाते हैं। बस दिमाग में रखिएगा, है ना। तो यानी का जो काव्य हेतु की परिभाषा अगर आ जाए कि गुरु उपदेशात जाते, तो आप तुरंत दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ये तो भामा की परिभाषा है, भामा ने दिया है, हेतु की परिभाषा दिया है। ठीक है ना। तो भामा काव्य हेतु का क्या बताए? तो भामा का हेतु क्या है? बोले गुरु उपदेशात जाते, मामा जाते हैं। ठीक है ना। अब दूसरी जो आचार्य हैं वो है दंडी जी, और इन्होंने कहा कि नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान तथा सुदृढ़ अभ्यास को संयुक्त रूप से काव्य सृजन का हेतु माना, है ना। क्या माना कि भाई देखिए, एक तो नैसर्गिक प्रतिभा है, नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल ज्ञान और सुदृढ़ अभ्यास। सब में देखिए थोड़ा सा विशेषण इन्होंने लगा दिया कि प्रतिभा के सामने लगाया तो नैसर्गिक कर दिया, ठीक है ना, ज्ञान में लगाया तो निर्मल ज्ञान कर दिया, और अभ्यास लगाया तो सुदृढ़ अभ्यास लगाया, है ना। तो देखिए दंड, अगर किसी के साथ दंड मिल जाए तो उसकी प्रतिभा नैसर्गिक निकलेगी, दंड जरूरी है ना, और निर्बल ज्ञान हो जाएगा, दंड लगेगा, और दंड अगर लग जाए तो अभ्यास सुदृढ़ हो जाएगा। कहते हैं ना कि बिना भय बिन प्रीत नहीं होती है, बिना दंड के कोई व्यक्ति अभ्यास नहीं करता है ना। चाहे अब दंड कई प्रकार का होता है, आप जानते हैं, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, है ना, नंबर काट लिया जाए, नंबर कम कर दिए जाए, ठीक है। तो वही है कि दंड अगर ज़्यादा मिल जाए, 1-2 नंबर से सिलेक्शन जो रुक जाता है ना, तो अभ्यास बड़ा सुदृढ़ हो जाता है। इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। तो दंड क्या है कि जब दंड मिलेगा तो नैसर्गिक प्रतिभा हो जाएगी, निर्मल ज्ञान हो जाएगा और सुदृढ़ अभ्यास हो जाएगा। यानी कि इन सबको मानने वाले जो आचार्य हैं दांडी जी हैं, ठीक है ना। अब इनको संयुक्त रूप से दांडी जी ही मान रहे हैं, और इनकी परिभाषा जो है क्या है, नैसर्गिकी चा प्रतिभा श्रुतम चा
बहु निर्मलम आनंदा चाभि योगे अस्याप कारणम काव्य संपद है। अब कारणम काव्य संपद है तो यहाँ से क्या पकड़ेंगे? दंडी नैसर्गिक, नैसर्गिक दंड, दंड कैसा देना चाहिए? बोले नैसर्गिक देना चाहिए, नेचुरल दंड देना चाहिए, प्राकृतिक दंड देना चाहिए। बस दिमाग में ही रख लीजिएगा। दंड का मतलब होता है कभी दंडी जी से। कैसा दंड? बोले नैसर्गिक। दंड का हेतु क्या है भैया? दंड का हेतु तो यही है कि प्राकृतिक दंड दो, नैसर्गिक दो, नैसर्गिक दंड दो, है ना। अब लगे हाथ हम लोग इनका ये भी देख लेंगे कि दंडी जी का जन्म 7वीं सदी में हुआ। ग्रंथ काव्य आदर्श इन्होंने लिखा, ठीक है ना। दंडी ने लक्षण क्या बताया? शरीरम तावद, है ना, शरीरम तावद इष्ट पदावली। हाँ, तो जहाँ पे शरीर हम लोग देखे थे सुख की दंडी हो गई थी। 7 दंडी काव्यादर्श ग्रंथ। और यहाँ पे एक चीज़ और जोड़ लीजिएगा कि दंड जो मिले, 7 दंड मिले, 7वीं सदी में जन्म हुआ दंडी का, काव्यादर्श लिखा, तो वहाँ पे नैसर्गिक लगा लीजिएगा बस। तो दंड नैसर्गिक, हेतु दंड, दंड का हेतु नैसर्गिक, दंड का हेतु नैसर्गिक होता है। यानी कि दंडी जी की परिभाषा में नैसर्गिक शब्द आपको देखने को मिलेगा। आप उसको विकल्प में आप बिल्कुल काला कर दीजिएगा, ठीक है ना। चले अगले जो आचार्य हैं वो आचार्य वामन जी हैं, और इन्होंने काव्य हेतु को काव्य हेतु ना मान करके उसके स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग कर दिया, ठीक है ना। और इन्होंने लोक विद्या और प्राकीर्ण को काव्यांग का हेतु माना, ठीक है ना। थोड़ा सा इन्होंने चेंजिंग कर दिया। देखो वामन है, और वामन को आप जान ही रहे हैं कि हम लोग क्या पढ़ते थे कि 8-9 अलंकार काव्य सूत्र पहनते थे। यानी कि 8वीं-9वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ। काव्य अलंकार सूत्र इन्होंने ग्रंथ लिखा है। तो वामन क्या करते थे? 8-9 काव्य अलंकार सूत्र पहनते थे। और इन्होंने काव्य का लक्षण जो बताया था ना कि संस्कृता प्रकृता भाषते, है ना, संस्कृत और प्राकृत शब्द इनके उसमें आ गया था, तो हम लोग उससे पकड़े हुए थे। तो ब्राह्मण संस्कृत वर्तते प्रवर्तते ना, प्राकृत प्रकृत्या वर्तते, ठीक है ना, लास्ट में था, तो उससे हम लोग पकड़े थे। तो यही वामन है, क्या कर रहे हैं? इन्होंने हेतु के स्थान पर अंग बता दिया, काव्यांग। अब दिमाग में कैसे रखें? तो देखिए जहाँ पे आपको मन मिल जाए तो मन किसको नियंत्रित करता है? बोले अंग को, है ना। अंग पर नियंत्रण मन का होता है ना। मन जैसे कहता है वैसे आपका अंग कार्य करता है। तो बस दिमाग में रख लीजिएगा, जहाँ पे मन आपको मिले वहाँ पे अंग देख लीजिएगा। यानी कि वामन जी ने क्या किया? काव्यांग कहा। किसको कहा? काव्य हेतु को कहा। तो ये तो थोड़ा सा ट्रिक है, क्लू है, किसी में से आप दिमाग में सेट कर लें। कभी कभी बना बनाया प्रश्न आप परीक्षा में गलत कर देते हैं, ठीक है ना। तो मन और अंग को जोड़ लीजिएगा। मन किसको? बोले अंग को नियंत्रण करता है। तो वामन काव्यांग कहा इन्होंने काव्य हेतु को। और इन्होंने परिभाषा जो दी वो दी लोक विद्या प्रकीर्ण को काव्यांग माना, है ना। और परिभाषा क्या दिया कि लोको विद्या प्रकीर्ण से काव्य अंगानी, काव्य अंगानी। तो लोक विद्या प्रकीर्ण की बात कौन करेगा? बोले वामन करेंगे। लोक में विद्या प्रकीर्ण कर रहा, फैला रहा कौन? बोले सर वो तो वामन है। अब वामन माने ब्राह्मण है। बस दिमाग में रख लीजिएगा, ये ट्रिक है भैया। किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है, ना ही किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि से इसका कुछ लेना देना है। बस आपको आसानी से याद हो जाए, आप अच्छे अंक प्राप्त करें, आप सफल हो जाएं, मेरा एकमात्र ही जो उद्देश्य है, ठीक है ना। तो वामन का हेतु क्या है? वामन का हेतु क्या है? वामन का कारण क्या है? बोले सर वामन का कारण तो यही है कि लोक विद्या में प्रकीर्ण, लोकों में विद्या का करता है, प्रकीर्ण कर रहा है, फैला रहा है। और देखिए फिर पीछे क्या दिया है? काव्य अंगानी दे दिया है। और काव्य अंग को आप जोड़े ही हैं, काव्य अंग जहाँ पे देखें वहाँ पे वामन को लगा दें। जैसे भी दिमाग में आपके बैठे, आपको प्रश्न सही बनाना है, गलत नहीं करना है, ठीक है ना। बस दिमाग में आपके लिए हमेशा के याद हो जाएगा, ठीक है ना। आगे कुछ बातें बताए हैं कि आचार्य वामन लोक से तात्पर्य मानते हैं कि लोक व्यवहार, यानी कि विद्या के अंतर्गत उन शब्द, अभिधान, कोश, छंद शास्त्र, कला और काम शास्त्र, दंड नीति आदि सभी को इन्होंने माना है, ठीक है ना। आगे चलिए हम लोग कुछ और बातें देखेंगे, है ना, कि जिनमें इन्होंने क्या किया है? विद्या से उनका अर्थ था कि व्युत्पत्ति। प्रकीर्ण के अंतर्गत उन्होंने, है ना, काव्य का परिचय दिया है। अभियोग से काव्य रचना का उद्योग उन्होंने माना है। तो ये सब चीज़ें तो आपको दिमाग में रखनी बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन ये रखना जरूरी है। क्या है कि वस्तुतः वामन प्रतिभा को ही क्या मानते हैं? काव्य सृजन का मूल मानते हैं, है ना। प्रतिभा को काव्य सृजन का मूल कौन माने हैं? बड़े ये भी माने हैं। तो प्रतिभा देख लीजिए, कवित्वम, है ना, कवित्वस्य बीजम प्रतिभानम। अभी आप पढ़ते थे ना कि प्रतिभा को क्या माना गया है? कवित्व का बीज माना गया है। और वामन जी देखो कह दिए हैं उसी चीज़ को। कौन कहे हैं? तो बोले काव्य सृजन के मूल हेतु कवित्वस्य बीजम प्रतिभानम, कवित्व बीजम। कौन कहा है?
तो कवित्व बीजम बीजम, कवित्व बीजम, है ना, प्रतिभा, प्रतिभा, प्रतिभा के बारे में इन्होंने कहा है। और प्रतिभा, कवित्व का बीज कौन है? प्रतिभा है, आपको पहले हमने बताया है, ठीक है ना। आगे चलिए, आचार्य रुद्रट जिन्होंने प्रतिभा को शक्ति कह दिया, ठीक है ना, थोड़ा परिवर्तन किया, रुद्रट, रटर, रटने पर विशेष विश्वास ना दिया, थोड़ा सा पृथक कर दिया, क्या कर दिया? शक्ति कर दिया। रटने, रटने की शक्ति, रटने की शक्ति प्रतिभा मान दिया, शक्ति प्रतिभा, बस दिमाग में रटने की शक्ति प्रतिभा, ठीक है ना। और व्युत्पत्ति और अभ्यास, क्या किया कि इन्होंने शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य का हेतु माना। और मानते हुए इन्होंने कहा कि काव्य में आसार वस्तु को दूर करने का सार ग्रहण करने तथा चारुता के कारण जो है शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये तीनों स्थान पाते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा भाई, जो रुद्रट हैं वो क्या बता रहे हैं कि आप जब भी देखेंगे तो तीनों आपको मिलेंगे, क्या मिलेंगे? शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये तीनों काव्य के हेतु हैं, ठीक है ना। इन्होंने प्रतिभा को शक्ति कहा और इसके दो भेद बता दिया रुद्रट ने, एक तो सहजा और दूसरा बताया उत्पाद्या। तो सहजा कौन है? सहजा नैसर्गिक होती है, नैसर्गिक शक्ति जो कि जन्मजात आपको मिलती है। और दूसरा उत्पाद्या जो होती है, इस शक्ति को उत्पन्न किया जाता है अभ्यास द्वारा, विद्या द्वारा, मंत्र द्वारा, व्यवहार द्वारा, जैसे भी उत्पन्न किया जाता है, ये उत्पद्या बुद्धि होती है, रुद्रट ने बताया। अब इसे आप दिमाग में कैसे रखेंगे कि रुद्रट ने जो तीन बताया है? तो देखिए भाई, एक रुद्रट है और इन्हीं के साथ एक कौन है? एक कुंतक है। तो कुंतक ने भी सेम ही तीन चीज बताई है, शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। अब कैसे दिमाग में बैठाया जाए? बड़ा कठिन प्रश्न है और एक चैलेंज होता है, लेकिन आज चुटकी में बैठेगा। क्या है? बताए, कुंतल भर शक्ति अभ्यास से उत्पन्न होती है। अब कैसे बताए सर? रुद्रट ने क्या किया? बोले कुंतल भर शक्ति, कहाँ से? बोले अभ्यास से व्युत्पत्ति कर लिया। बस दिमाग में रख लीजिएगा, कौन? बोले रुद्रट ने क्या किया? कुंतल भर शक्ति अभ्यास से व्युत्पत्ति कर लिया, ठीक है ना। कौन? रुद्रट। क्या किया? कुंतल भर शक्ति, कैसे? बोले अभ्यास से क्या किया? व्युत्पत्ति कर लिया। अभ्यास करके उसने कुंतल भर शक्ति व्युत्पत्ति कर लिया। कौन? रुद्रट ने। तो रुद्रट और कुंतल से कुंतक ले लीजिएगा, यानी कि रुद्रट और कुंतक दोनों ने क्या किया है? शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। तो रुद्रट ने क्या किया? कुंतल भर शक्ति अभ्यास से व्युत्पत्ति कर लिया। कुंतल भर शक्ति अभ्यास से व्युत्पत्ति किया किसने? रुद्रट ने। तो रुद्रट और कुंतक दोनों का सेम ही है, शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास, इन्हीं को काव्य हेतु माने हैं। तो दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं जो अगले आचार्य हैं उनके पास, और ये है आचार्य मम्मट जी ने शक्ति, निपुणता एवं अभ्यास को संयुक्त रूप से काव्य का हेतु स्वीकार किया है। क्या कहा? देखिए, मम्मट, यही मम्मट है जिन्होंने एक एक करके 11 क्या किया था? काव्य प्रकाश किया था, रचना, यानी 11वीं शताब्दी में जन्म हुआ काव्य प्रकाश। यही मम्मट हैं जिन्होंने मम मम मम, और वहाँ पे था तद दोषो शब्दार्थों, काव्य के लक्षण बताया, तद देशो मम तद, है ना। अब देखिए, हो गया ना। तो इतनी चीजें आपको मिली कि मम्मट 11वीं शताब्दी में जन्म, काव्य प्रकाश इनका अलंकार काव्य ग्रंथ, और तद दोषो शब्दार्थों सहित काव्य का लक्षण इन्होंने बताया। अब यहाँ पे क्या देखेंगे? यहाँ पे देखेंगे काव्य हेतु में क्या कर रहे हैं, क्या चमत्कार कर रहे हैं मम्मट। तो काव्य हेतु में बताया कि शक्ति, निपुणता और अभ्यास। अभी आपने क्या देखा, है ना, इसके पहले कि शक्ति थी, व्युत्पत्ति थी, अभ्यास थी। कुंतल भर शक्ति, कौन? रुद्रट। कैसे? अभ्यास से व्युत्पत्ति करता है। तो शक्ति तो इनका सही है, अभ्यास सही है ना, लेकिन व्युत्पत्ति के स्थान पर इन्होंने निपुणता कर दिया, बस, ठीक है ना, निपुणता कर दिया। चलिए, जो कुछ इन्होंने किया उससे कोई मतलब नहीं, हम लोगों को याद कैसे करना है इससे मतलब है। तो देखिए, शक्ति, निपुणता और अभ्यास, मम्मट। बस आइए इनकी परिभाषा पहले देख लेते हैं। तो शक्ति, निपुणता, लोकशास्त्र, काव्य विछड़ात, काव्य शिक्षाभ्यास इति हेतु उद्भवे। अब इसे कैसे दिमाग में रख दिया जाए? तो देखिए, मम्मट क्या है? बोले सर मम्मट तो शक्ति में निपुण है ना। क्यों? क्योंकि ये 11 है, एक एक करके 11 हो गए हैं, काव्य प्रकाश कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? तद दोषो शब्दार्थों कर रहे हैं। इसलिए क्या है? ये शक्ति में बड़े निपुण हैं। तो शक्ति में निपुणता किसको? बोले शक्ति में निपुणता तो मम्मट को, शक्ति में निपुणता मम्मट को। अब इनके जो ये तीनों इन्होंने काव्य के हेतु बताया है, इसे कैसे दिमाग में बैठाया जाए, ये
थोड़ा सा कठिन भी काम है और चुनौती भरा काम है, लेकिन आप चुटकी में इसको देखें। अब मम्मट का कैसे दिमाग में रखा जाए, तो देखिए जो मम्मट है वो कह सकते हैं कि शनि आसनी असनी असनी असनी, क्या करिए कि मम्मट असनी 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 आ सनी, बस असनी है असनी है। या आप कह सकते हैं कि मम्मट क्या है, आसान है आसान है। तो आ से हो जाएगा अभ्यास, सा से हो जाएगा शक्ति, ना से हो जाएगा निपुणता। तो मम्मट क्या है, आसानी है आसानी है आसानी, आ से नी, आ से अभ्यास, सा से शक्ति, नी से हो जाएगा निपुणता। ठीक है, निपुणता इसलिए कहा क्योंकि अभी आप पढ़े भी हैं कि क्या कि मम्मट की शक्ति निपुण है, तो शक्ति और निपुणता तो आपको मिल ही गया। अभ्यास सब में कॉमन है, सबने अभ्यास कहा है, तो बस दिमाग में रख लीजिएगा कि शक्ति में मम्मट निपुण है, बस अभ्यास शक्ति में निपुण है, बस कर लीजिएगा कि मम्मट क्या हो गए कि बोले अभ्यास शक्ति में निपुण है, अभ्यास शक्ति में निपुण है, बस दिमाग में रख लीजिएगा। मम्मट क्या है, अभ्यास शक्ति में निपुण है, मम्मट क्या है, अभ्यास शक्ति में निपुण है, अभ्यास शक्ति में निपुण है, ये पकड़िए। और चाहे आप कह लीजिए कि मम्मट आसानी है, आ से अभ्यास, सा से शक्ति, नी से निपुणता, जैसे आपको दिमाग में बैठ जाए उस प्रकार से आप बैठाइए। इसके लिए आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि हमारे ट्रिक का कोई मतलब नहीं है अगर आपको याद ना हो। ठीक है ना, चलें। तो मम्मट क्या है, आसानी है, और मम्मट क्या करते हैं भैया, मम्मट क्या करते हैं, अभ्यास शक्ति में निपुण है, अभ्यास शक्ति में निपुण है। जैसे आपको दिमाग में बैठ जाए उसी प्रकार से आप इसको बैठा लीजिए। चलिए आगे हम लोग देख पा रहे हैं जयदेव और इनका जो काव्य ग्रंथ है चंद्रालोक है। तो आपने पढ़ा होगा 13 चंद्रालोक, 13 में इनका 13वीं शताब्दी जन्म सदी मानी जाती है ना। चंद्रालोक इनका काव्य ग्रंथ है, और इन्होंने काव्य के लक्षण को निर्दोषा बताया था ना, निर्दोषम काव्य है ना बताया था। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें तो हम लोगों ने पहले पढ़ी है। यहाँ पे क्या पढ़ना है, हेतु पढ़ना है। और उस विषय में इन्होंने क्या कहा है कि श्रुति, जिसे आप कहते हैं व्युत्पत्ति और अभ्यास सहित प्रतिभा को ही काव्य का हेतु माना है। इन्हीं की श्रुति भी है, अभ्यास है और प्रतिभा है। तो इन्होंने थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया। क्या चेंजिंग किया, अभ्यास और प्रतिभा को तो सेम रखा, लेकिन व्युत्पत्ति के स्थान पर इन्होंने श्रुति का प्रयोग कर दिया, बस। ठीक है ना। अब श्रुति अभ्यास सहित, श्रुति अभ्यास सहित है ना, तो क्या है, अब देखिए श्रुति अभ्यास सहित जयदेव के पास गई। श्रुति क्या करती है कि अभ्यास सहित अभ्यास सहित प्रतिभा है ना, किसके पास, जयदेव। तो यानी कि जयदेव जी ने क्या बताया कि श्रुति अभ्यास और प्रतिभा, श्रुति अभ्यास प्रतिभा किसने कहा, जयदेव ने कहा। तो अब ये भी दिमाग में रख सकते हैं कि श्रुति क्या होती है, श्रुति अभ्यास प्रतिभा, यानी कि जय श्रुति से नहीं मिलेगी। क्या बताया कि जय श्रुति से नहीं मिलेगी, सुनने से नहीं मिलेगी, कैसे मिलेगी, अभ्यास और प्रतिभा करने से मिलेगी। क्या है, बोले भैया जय ऐसे नहीं मिलेगी, किस पर जय, नौकरी पे जय, परीक्षा पे जय, मैदान में जय। ठीक है ना, तो जय ऐसे नहीं मिलेगी। जय कैसे, बोले जय श्रुति से नहीं मिलेगी बल्कि अभ्यास और प्रतिभा करने से मिलेगी। तो जैसे हो गया, जयदेव जी ने कहा बताया है काव्य का हेतु क्या कि श्रुति से जय नहीं बल्कि अभ्यास और प्रतिभा से मिलेगी। तो अभ्यास और प्रतिभा को दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से आपको याद हो जाएगा। और इन्होंने बताया कि श्रुति मतलब व्युत्पत्ति, अभ्यास और प्रतिभा ही कविता का हेतु है। जैसे मिट्टी पानी के संयोग से बीज बढ़कर लता के रूप में व्यक्त होता है, वैसे। ठीक है ना, तो श्रुति से जय नहीं मिलेगी बल्कि अभ्यास और प्रतिभा से मिलेगी। ठीक है ना, चलें अगले आचार्य को हम लोग देखते हैं। अगले आचार्य हैं पंडित राज जगन्नाथ जी। इन्होंने व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य हेतु ना मान करके प्रतिभा को ही स्वीकार किया है। नॉट ओनली बट आल्सो ओनली प्रतिभा ही क्या है, काव्य का हेतु है। किसने कहा, जगन्नाथ जी ने कहा, है ना। जगन्नाथ जी ने कहा केवल प्रतिभा, ये हटाइए, व्युत्पत्ति नहीं है, अभ्यास नहीं है, केवल प्रतिभा है। इनका कहना था कि केवल प्रतिभा ही क्या है, काव्य का हेतु है। चलिए आगे परिभाषा देखते हैं। परिभाषा में कहा कि तत्सचा कारणम कवि गता केवलम प्रतिभा। केवलम प्रतिभा जहाँ पे देख लीजिए वहाँ पे किसको, जगन्नाथ जी को लगाइएगा। तत्सचा कारणम केवलम प्रतिभा जगन्नाथ की परिभाषा है। जहाँ पे देखिए केवलम प्रतिभा तत्सचा कारणम, देखिए जगन्नाथ जी को लगाइएगा। कभी कभी ये सूक्त दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है किसकी है ना, तो काव्य हेतु से संबंधित सूक्ति है, जगन्नाथ जी की है ना। तो चलिए अब इसे देखा जाए, इन्होंने क्या कहा। तो जग में आप देखे होंगे ना, जग में क्या है, संसार में क्या है, केवल क्या दिखाइए, प्रतिभा है। बस दिमाग में रख लीजिएगा कि इस जग में, संसार में क्या है,
प्रतिभा है। और जगन्नाथ जी में भी क्या थी? तो जगन्नाथ जी में भी आप जान लीजिएगा, जगन्नाथ जी में केवल प्रतिभा है। ईश्वर है ना, तो उनमें क्या है? केवल प्रतिभा है, बस ढेर सारी टैलेंट है ना। बस दिमाग में रखिएगा कि जगन्नाथ जी में क्या है? प्रतिभा। केवल प्रतिभा किसमें? बोले जगन्नाथ जी में है। और देखिए केवल प्रतिभा मानने वाले आप देखेंगे तो 3 आपको मिलेंगे ऐसे आचार्य जिन्होंने केवल प्रतिभा को माना है। एक तो जगन्नाथ जी ने माना है, दूसरा जब अभी आगे जाएंगे तो देखेंगे हेमचंद्र जी ने भी केवल प्रतिभा को माना है, और तीसरा जो है आप जब देखेंगे तो कौन मिलेंगे आपको? देव मिलेंगे, जयदेव जी ने माना है। तो ठीक है ना, तो जयदेव ने केवल प्रतिभा माना, जगन्नाथ ने केवल प्रतिभा माना, और हेमचंद्र ने केवल प्रतिभा माना है। अभी आगे आप देखेंगे, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं लगे हाथ थोड़ा सा प्रतिभा के बारे में। तो प्रतिभा किसे कहते हैं? और बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं, लेकिन कभी कभी यही सूक्त दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है किसका ये सूक्त है, ठीक है ना। तो देखिए क्या बता रहे हैं कि भट्टतोत ने कहा है कि काव्य हेतुओं में प्रतिभा का स्थान सर्वोपरि है। अभी आप पढ़े हैं, ठीक है ना। तो काव्य हेतु में सबसे प्रमुख स्थान, सर्वप्रमुख स्थान किसका है? बता रहे हैं कि प्रतिभा का सर्वप्रमुख स्थान है। और प्रतिभा नित्य नवीन उद्भावना करने वाली मानसिक शक्ति है। और भट्टतोत ने इस पर नए नए भावों के उन्मेष से युक्त प्रज्ञा को प्रतिभा कहा है। भट्टतोत ने, भट्ट से तौत ने क्या कहा? तौत ने, तोते ने पढ़ा था हम लोगों ने ना, काव्य अलंकार कौस्तुभ इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। तो भट्टतोत ने क्या किया? भट्ट से तौत ने, तोता ने क्या कहा कि प्रज्ञा नव में शालिनी ही प्रतिभा विदु विदु। बस प्रज्ञा नौ प्रज्ञा नौ कौन? भट्टतोत 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 भट्टतोत। तोता ने क्या किया? तोते में देखे होंगे प्रज्ञा है नौ है ना, उनमें शालिनी नौ उनमें शालिनी प्रतिभा किसमें? बोले भट्टतोत में, तोता में। बस दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। हो सकता है परीक्षा में आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। आगे चलते हैं, जो अगले आचार्य हैं अभिनव गुप्त जी ने प्रतिभा को अपूर्व वस्तुओं के निर्माण में सक्षम कहा है। कि अपूर्ण वस्तु, जितनी भी अपूर्ण वस्तु है उस वस्तु को निर्माण करने में समर्थ कौन है? बोले प्रतिभा है। किसने कहा है? अभिनव गुप्त ने कहा है। और इन्होंने एक परिभाषा भी दी है। क्या दी है? कि प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षम प्रज्ञा, ठीक है ना। अपूर्व वस्तु, प्रतिभा अपूर्व वस्तु। तो अब देखिए कैसे आप दिमाग में रखेंगे। तो आप कर लीजिएगा कि अभिनव प्रतिभा अपूर्व है। कह रहे हैं कि देखिए अभिनव में क्या है? प्रतिभा अपूर्व है। क्या है? बता रहे हैं कि अभिनव में प्रतिभा अपूर्व है। क्या है? बोले अभिनव में प्रतिभा अपूर्व है। बस तो अभिनव से हो जाएगा। अभिनव गुप्त जी ने कहा प्रतिभा अपूर्व है, इनके द्वारा जो कही गई सूक्ति है, ठीक है ना। तो ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा कि अभिनव में प्रतिभा अपूर्व है, ठीक। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। जो आचार्य देख पा रहे हैं, आचार्य राजशेखर जी ने प्रतिभा के 2 भेद किया। एक तो बताया कि कार्यत्री प्रतिभा, दूसरा बताया कि भावत्री प्रतिभा। यानी कवि का उपकार करने वाली प्रतिभा को कार्यत्री कहते हैं, जो कवि का उपकार करे तो उपकार करने वाली कार्यत्री, और हृदय का उपकार करने वाली भावत्री। तो ये दिमाग में रख लीजिएगा क्या, कि कवि का उपकार करे तो कार्यत्री है ना, और क्या हृदय का उपकार करे सहृदय का तो भावत्री। बस दिमाग में रख लीजिएगा। कार्य कवि करेगा, भाव हृदय में आएगा। बस दिमाग में रख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। और हो सकता है परीक्षा में पूछ लिया जाए तो गलती ना हो, ठीक है ना। चले आगे देखते हैं। आचार्य बागभट्ट ने प्रतिभा के बारे में लिखा है कि प्रसन्न पदावली नए नए अर्थों और युक्तियों को उद्बोधन करने वाली जो कवि की स्फुरणशील सर्वतोमुखी बुद्धि को प्रतिभा कहते हैं। तो दिमाग में रख लीजिएगा बागभट्ट। कोई व्यक्ति क्या है भट्ट बोल रहा है, बाणी कर रहा है, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, प्रसन्न पदावली बोलना चाहिए। भट्ट से क्या बोलो, बाणी बोलो, कैसी बोलो, बोले प्रसन्न पदावली वाली। ऐसी बाणी भट्ट से बोल दीजिए कि जिससे सब लोग प्रसन्न हो जाए, खुश हो जाए, सबको आनंद आ जाए। तो प्रसन्न पदावली भट्ट से वाग्भट्ट, ठीक है ना। ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। और एक देखिए यहाँ पे और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि अंतःकरण की उद्भावित क्रिया क्या है? बोले प्रतिभा है। जो अंतःकरण की उद्भावित क्रिया होती है, अंतःकरण में जो है ना उद्भावित में निकलती है, ऐसी क्रिया को प्रतिभा कहते हैं। सबके अंदर होती है। तो अंतःकरण की उद्भावित क्रिया
बोले राम के प्रति होती है। रामचंद्र शुक्ल जी की ये परिभाषा है, प्रतिभा के लिए है। ठीक है ना। तो इसको आप लोग 2-3 बार देखिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। इनके अलावा कुछ डाटा मैंने जो है पेपर पर नोट किया है, जिसे आप देखें और उसको भी तैयार करें। अब आगे काव्य हेतु के भेद, प्रस्तोता आचार एवं काव्य हेतु। कभी कभी यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए इसे भी दिमाग में रखना बहुत जरूरी होता है। जिनमें पहला है भारतीय काव्यशास्त्र के अनुसार काव्य हेतु 3 माने गए हैं, जिनमें प्रतिभा है, व्युत्पत्ति है और अभ्यास है। अब तीनों को एक ट्रिक बना लीजिएगा, क्या कि बोले भारत में प्रतिभा जो है, भारत में प्रतिभा अभ्यास से आती है, अभ्यास से उत्पन्न होती है। तो भारत में प्रतिभा कैसे, बोले अभ्यास से व्युत्पत्ति होती है। तो भारत में प्रतिभा किससे, अभ्यास से व्युत्पत्ति होती है। तो भारत से हो गया भारतीय काव्यशास्त्र के अनुसार प्रतिभा अभ्यास से व्युत्पत्ति होती है। इन्हीं की प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति, ये 3 काव्य हेतु है। अगले जो आचार्य हैं दंडी जी, और दंडी जी ने काव्य हेतु के 3 बताए हैं काव्य हेतु, जिनमें पहला है प्रतिभा, दूसरा है शास्त्र ज्ञान और तीसरा है अभ्यास। अब इन तीनों को कैसे याद किया जाए, तो शास्त्र ज्ञान प्रतिभा एवं अभ्यास से करो, दंड से ना करो। दंडी ने बताया कि शास्त्र का ज्ञान कैसे करो, बोले प्रतिभा एवं अभ्यास से करो, दंड से ना करो, है ना। कह रहे दंड से ना करो, तो प्रतिभा और अभ्यास से शास्त्र का ज्ञान करो। किसने बताया, दंडी ने बताया। तो दंड से ना करो, प्रतिभा और अभ्यास से शास्त्र का ज्ञान करो, दंड से ना करो। या आप कह सकते हैं कि दंड क्या कराती है, दंड ही क्या करती है, प्रतिभा और अभ्यास से शास्त्र का ज्ञान कराती है। जैसे आपके दिमाग में आ जाए उसे दिमाग में रख लीजिएगा, आपको आसानी से याद हो जाए बस। ये आचार्य हैं रुद्रट एवं कुंतक। ये दोनों आचार्यों ने एक समान काव्य के 3 हेतु बताए हैं, जिनमें शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास। अब इन तीनों को एक बार हम लोग ठीक से देख चुके हैं। क्या कि रुद्रट ने क्या किया, बोले रुद्रट ने अभ्यास से कुंतल भर शक्ति बढ़ा लिया या कुंतल भर शक्ति उत्पन्न किया। कौन, बोले रुद्रट ने अभ्यास से कुंतल भर शक्ति व्युत्पत्ति किया। किसने, बोले रुद्रट ने अभ्यास से कुंतल भर शक्ति व्युत्पत्ति किया। तो अभ्यास है ना, शक्ति और व्युत्पत्ति, कौन, रुद्रट और कुंतक। तो कुंतल से हो जाएगा कुंतक और रुद्रट, ये दोनों आचार्यों ने शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास को काव्य का हेतु माना। आगे देखिए आचार्य मम्मट जी हैं, इन्होंने काव्य के 3 हेतु बताया है, जिनमें पहला है शक्ति, दूसरा है निपुणता, तीसरा है अभ्यास। तो आप इसे कैसे दिमाग में रखेंगे, तो मम्मट का आपने देखा था ना कि मम्मट क्या है, मम्मट को आपने पढ़ा था। मम्मट क्या है, बोले मम्मट क्या है, मम्मट अभ्यास शक्ति में निपुण है। मम्मट क्या है, अभ्यास शक्ति में निपुण है। अभ्यास शक्ति में निपुण है। कौन, बोले मम्मट क्या है, बोले मम्मट अभ्यास की शक्ति में निपुण है। इन्हीं की अभ्यास शक्ति और निपुणता किसकी, बोले आचार्य मम्मट ने काव्य हेतु बताया है। अब वामन आप देख ही रहे हैं, तो वामन की बात की जाए तो वामन लोक व्यवहार में विद्या का प्रकीर्ण कौन करता है, वामन करते हैं। वामन माने ब्राह्मण, है ना, बस दिमाग में रख लीजिएगा। लोक में विद्या का प्रकीर्ण कौन करता है, बोले वामन करते हैं, ब्राह्मण करते हैं। और आगे देखिए केवल प्रतिभा को ही काव्य का हेतु मानने वाले 3 आचार्य हैं, हेमचंद्र, जगन्नाथ और जयदेव। अब इन तीनों को कैसे दिमाग में रखा जाए कि हेमचंद, जगन्नाथ और जयदेव। तो देखिए एक ट्रिक बना लीजिएगा कि जग में क्या है, बोले जग में कौन, बोले जय है। जग में प्रतिभा की ही जय है। बोले जग में प्रतिभा की ही जय है। तो जग में प्रतिभा की ही जय है। तो जग से हो गया जगन्नाथ ने प्रतिभा हो गया, है ना, जग में प्रतिभा हो गया। जय जैसे जयदेव ने प्रतिभा कहा, है से हेमचंद। तो जग में प्रतिभा की ही जय है। जग में केवल प्रतिभा की ही जय है। जग में केवल प्रतिभा की ही जय है। 2-3 बार इसको देख लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा कि केवल प्रतिभा को किसने, बोले जगन्नाथ ने, है से हेमचंद्र ने माना केवल प्रतिभा और जयदेव ने माना। तो इस प्रकार से इन सभी ट्रिक की सहायता से आप इन सभी जो काव्य हेतु से संबंधित बिंदु हैं उनको आसानी से याद कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो थोड़ा सा हमको कमेंट भी करें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम किसी एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।